श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 9 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय गृह विज्ञान अध्याय 2 व्यवस्था। आज आपको पढ़ाएंगे व्यवस्था के विषय में। व्यवस्था किन विषयों में आपको किस परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था आपको पढ़ाना है? गृह एवं परिवार के संबंध में। गृह एवं परिवार के इसमें पहला प्रश्न होगा आपका। पहला प्रश्न है, गृह व्यवस्था के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। गृह व्यवस्था के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, गृह व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। घर की व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसमें नंबर 1 टॉपिक होगी गृह वातावरण को उत्तम बनाना। नंबर 1 टॉपिक है गृह वातावरण को उत्तम बनाना। घर के वातावरण को कैसे उत्तम बनाया जा सकता है? जब घर के वातावरण को उत्तम बनाने के लिए पारिवारिक सदस्यों का आपसी प्रेम हो, सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होगा, एक दूसरे के अपनत्व की भावना होगी। जब पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम होगा तो घर का वातावरण उत्तम होगा। जब पारिवारिक सदस्यों का आपसी प्रेम नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में घर का वातावरण उत्तम नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गृह का वातावरण उत्तम एवं सौहार्दपूर्ण बनाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार में अनुशासन तथा मूल्यों की स्थापना होती है। परिवार के सभी सदस्य आपसी संबंध स्नेहपूर्ण पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर स्थापित होने चाहिए। तो परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध जो है प्रेमपूर्ण स्नेहपूर्ण होगा, तभी परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम जागृत होगा। जब आपसी प्रेम जागृत होगा तभी परिवार के सदस्यों का सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा। जब सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा तभी परिवार का वातावरण उत्तम हो सकता है, अन्यथा परिवार का वातावरण कभी उत्तम नहीं होगा। जब परिवार में सुख और शांति कायम तभी हो सकती है जब परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम होगा, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करके बल्कि आपसी प्रेम लोग करेंगे। आपसी प्रेम जब करेंगे, आपसी प्रेम की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे से लोग प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। ऐसी स्थिति में जब उन लोगों का आपसी प्रेम होगा, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करेंगे तो घर का वातावरण जो होता है वह उत्तम क्वालिटी का होगा। जब आपसी प्रेम नहीं होगा परिवार के सदस्यों का तो घर का वातावरण उत्तम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सदस्यों का आपसी प्रेम का होना परम आवश्यक है, तभी घर में सुख और शांति कायम हो सकती है। अन्यथा एक दूसरे से आए दिन लड़ाई झगड़े इत्यादि लोग करते रहते हैं। जब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े इत्यादि होता रहता है तो जो प्रेमपूर्ण व्यवहार है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष और घृणा में बदल जाता है। परिवार का वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है। परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण बनाने के लिए पारिवारिक सदस्यों का
आपसी प्रेम का होना परम आवश्यक है। जब पारिवारिक सदस्यों का आपस में प्रेम होगा तो घर का वातावरण उत्तम माना जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम का होना परम आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार में अनुशासन तथा मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए। जब परिवार के सदस्यों में अनुशासन की भावना होगी, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का जब सम्मान होगा तब परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है। जब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं होता है तो परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम का होना परम आवश्यक है। उसके साथ साथ दूसरी टॉपिक होगी सर्वांगीण विकास। दूसरी टॉपिक है सर्वांगीण विकास। परिवार के सदस्यों का जब सर्वांगीण विकास हो गया, ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध होना परम आवश्यक है। तभी जब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होगा, एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, तभी गृह व्यवस्था प्रथम उद्देश्य होता है। परिवार प्रत्येक सदस्य के सुखद वातावरण संपन्न हो, उनका शारीरिक और मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास करना परम आवश्यक है। जब परिवार के सदस्यों का आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा तभी उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब उनका सर्वांगीण विकास होगा, जब वो शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से विकास होगा उनका, तभी परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास माना जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों का सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना परम आवश्यक है। उसके बाद तीसरी टॉपिक है पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय। तीसरी टॉपिक है आय का विवेकपूर्ण व्यय। गृह व्यवस्था का तीसरा उद्देश्य है कि पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण ढंग से व्यय होना चाहिए। जिस प्रकार से परिवार के सदस्यों की संख्या है उसके हिसाब से उनकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। वह धन उनके आवश्यकता की पूर्ति में ऐसे व्यय होना चाहिए जिससे उनका हित हो, उनके हित को ध्यान में रखते हुए वह धन का व्यय होना चाहिए। पारिवारिक आय का ऐसे व्यय होना चाहिए जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम उत्पन्न हो, यह उनके अंदर भाव उत्पन्न हो कि उनके लिए अधिक लाभ मिल रहा है, इस धन का मेरे लिए कम लाभ मिल रहा है, बल्कि सबके हित को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की जाए। धन की प्राप्ति पारिवारिक आय के अनुरूप होनी चाहिए। पारिवारिक आय सदैव सीमित होती है तो पारिवारिक आवश्यकताएं असीमित हो सकती हैं। गृह व्यवस्था पर इसका एक उद्देश्य पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण ढंग से व्यय होना चाहिए। इस उपाय द्वारा परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। उस उद्देश्य के लिए प्रायः सुझाव दिया जा सकता है कि पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर पारिवारिक बजट बनाया जाए, उसी के अनुसार व्यय किया जाए। जब पारिवारिक आप बजट नहीं तैयार करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे वैसे ही धन व्यय करना शुरू कर देते हैं तो परिवार की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो पाती है, बल्कि आपका धन पूरा व्यय हो जाता है। जब पूरा व्यय धन हो जाएगा, ऐसी स्थिति में परिवार के लिए आपके आय का अधिकाधिक भाग विलासिता संबंधी आवश्यकता में ही व्यय हो जाएगा। जो परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आपके पास धन रहेगा ही नहीं, तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस नाते जब इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो परिवार की जो गृह व्यवस्था, घर की जो गृह व्यवस्था है उसका उद्देश्य जो है वो असफल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया और गृह स्वामिनी का यह कर्तव्य होता है कि वह परिवार के आय के अनुरूप परिवार की आवश्यकता को
ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण ढंग से व्यय किए, बुद्धिमानी से व्यय किया जाए कि परिवार के सदस्यों की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं पहले उनकी पूर्ति हो जाए, उसके बाद वैकल्पिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों को आत्मसंतोष प्राप्त होता है। जब उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में उनके मन में उसके प्रति घृणा का भाव जागृत होता है। जब घृणा का भाव जागृत होता है तो परिवार में आए दिन कलह उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह परिवार संयुक्त परिवार से एकांगी परिवार के रूप में विभाजित हो जाता है। परिवार की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। परिवार का जो उद्देश्य होता है वो अपने आप में असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या-द्वेष, घृणा की भाव में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि एक दूसरे को देखकर उनके मन में ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न होने लगता है। अगली टॉपिक है कार्य कुशलता। गृह व्यवस्था का यह उद्देश्य होना चाहिए कि गृह के विभिन्न इतनी कुशल किए जाएं कि जिससे धन, समय और श्रम की बचत हो। घर की व्यवस्था गृह कार्य कुशलता में ऐसे लाभकारी हो जिससे ऐसे कोई ऐसा कार्य किया जाए किस कार्य में समय और श्रम धन की बचत की जाए। जब परिवार के सदस्यों को सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था दी जाती है, जब सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था मिल जाती है उनको, उसका सदुपयोग करने लगते हैं तो उसमें समय एवं श्रम धन की बचत होती है। जब उसका दुरुपयोग करने लगेंगे, जिस उपकरणों का दुरुपयोग करने लगते हैं, ऐसी स्थिति में समय और श्रम अधिक व्यय होता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों का ये परम कर्तव्य होता है कि परिवार की आय के अनुरूप ही अपने घर की कार्य कुशलता पर ध्यान रखते हुए वह कार्य संपादित करने चाहिए जिससे समय एवं श्रम धन की बचत हो। जब समय और श्रम धन की बचत को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य समय से पहले और सही ढंग से पूरा हो जाता है। जब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह कार्य समय से के बाद पूरा होता है, उसका उद्देश्य जो होता है वह अपने आप में असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने जिस कार्य को संपादित किया है वह कार्य अपने आप समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं। जब अपने कार्य पर समय पर पूर्ण नहीं हो जाते हैं तो उसमें आपको असफलता साबित होती है। जब असफलता साबित होती है तो पारिवारिक जो कार्य कुशलता है वह बिगड़ जाती है। जो परिवार का स्टेटस होता है समाज में, उसका स्तर जो होता है और निम्न से निम्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार की जो स्टेटस है वो गिरने के बाद समाज में आप कभी भी किसी स्थिति में अपनी व्यवस्था को संभाल नहीं पाते। अगली टॉपिक होगी विश्राम तथा मनोरंजन। विश्राम हर किसी को कार्य करने के उपरांत विश्राम की आवश्यकता होती। विश्राम करने से शरीर में पुनः कार्य करने की क्षमता जागृत हो जाती है। जब कार्य करने की क्षमता जागृत हो जाती है तो जिस कार्य को आप अधिक से अधिक समय में करना चाहते हैं, जब शराब के अंदर एनर्जी फिर जागृत हो जाती है, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उस कार्य को जल्दी से जल्दी आप संपन्न कर लेते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में विश्राम या मनोरंजन सबको आवश्यक है, क्योंकि कार्य करने से जब थकान उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति को विश्राम और मनोरंजन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को विश्राम एवं मनोरंजन से शरीर में पुनः शक्ति संचार हो जाता है, जिससे कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो विश्राम एवं मनोरंजन की आवश्यकता सबको होती है। हर किसी को विश्राम एवं मनोरंजन मिलता रहे तो ऐसी स्थिति में कार्य करने की उनकी जो क्षमता है, रफ्तार है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यदि उसको विश्राम नहीं मिलता है, कार्य करते करते वो थक जाता है तो उस कार्य से उबन महसूस होने लगती है। जब उस कार्य से उबन महसूस होने लगती तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को सिस्टमेटिक ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। अगली टॉपिक है समाज सेवा। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के साथ साथ समाज समुदाय से संबंधित भी होता है, तो गृह कार्य इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे परिवार के सदस्य अपना कुछ समय समाज सेवा था अन्य आत्मीय जनों के संपर्क में के लिए निकाल सके, एक दूसरे के घर आ जा सके, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हो सके, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों से
आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सके। जब उसको समय मिलता है तो ऐसी स्थिति में हर कार्य करने के बाद कुछ समाज के हित को ध्यान में रखते हुए भी समाज के संपर्क में किसी के यहाँ आ जा सके, सामाजिक संबंध को निभा सके, धार्मिक कृत्यों को कर सके, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान में सहभागिता मिल सके, जिससे वो सत्संग इत्यादि में जाने से उसको ज्ञान मिलता है। जब सत्संग इत्यादि में हो जाएगा, समय वहाँ देगा, तब उसको कुछ ज्ञान होगा। इसके लिए आपको जब घर को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना है तो भाई आपको ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब ज्ञान नहीं होगा, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ क्योंकि व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है, कुछ वहाँ अनुकरण करता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, वैसा सिस्टम आकर अपने यहाँ भी फैलाता है। ऐसी स्थिति में एक दूसरा देखता है कि इसका कार्य तो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, उसका अनुकरण करके दूसरा भी उस कार्य को संपादित करने की कोशिश करने लगता है। जब आप किसी कार्य का अनुकरण नहीं कर पाते हैं, आपके अनुकरण करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को आप अपने हिसाब से करते हैं, शायद वह कार्य सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित पूरा भी नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में हर किसी कार्य को करने से पहले उसके विषय में उसके पूर्व ज्ञाताओं से अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे वह कार्य का जो अपने से हम कार्य करते हैं उसमें जो त्रुटियां हैं उसको हम दूर कर सकें। जब उसको हम दूर कर लेते हैं तो वह कार्य हमारा सिस्टमेटिक ढंग से कम समय श्रम में भी हमारा कार्य सिस्टमेटिक ढंग से पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को कभी यह नहीं समझना कि हम इस कार्य में पारंगत हैं। हर किसी में कुछ न कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं। जब उस कार्य को पूरा करना है तो आप एक दूसरे का अनुकरण कर लेते हैं। अनुकरण करने के उपरांत उस कार्य को जब करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह कार्य आसानी से सफलतापूर्वक हासिल हो जाता है। तो समाज हित को ध्यान में रखकर सामाजिक संबंधों का निभाना गृह व्यवस्था का परम कर्तव्य माना जाता है, क्योंकि गृह व्यवस्था के उद्देश्य के लिए समाज सेवा भी परम आवश्यक मानी जाती है। समाज सेवा का कार्य भी करना चाहिए।